अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, आपके घर वाले भी खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। तो बच्चों आजकल हमने स्मार्ट सिलेबस को स्टार्ट किया हुआ है। कल हमने फिज़िक्स का 9th क्लास का स्मार्ट सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 का जो काम है वो हमने किया था। आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमने शुरू से तो सारा पढ़ा हुआ है, लेकिन स्मार्ट सिलेबस को आप 10 से आगे स्टार्ट करें। मींस 10 से लेकर 17 तक जितनी डेफिनेशंस हैं, जितनी रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं, आप उनको एक दफ़ा हमें रिपीट कर दें चैनल पे। तो बच्चों आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं इस चैप्टर नंबर 10 से आज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अच्छे तरीके से मन लगाकर और पूरी तवज्जो के साथ जो जो बातें मैं बताऊँ उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ताकि बाद में आप लोगों को दोबारा से कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उस चीज़ को दोबारा रिपीट भी कर दूंगा। तो सारी तवज्जो जो है वो अब मेरी तरफ कर लें आप, ठीक है। आज हम चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट कर देंगे। इसके अंदर सिर्फ हमने 5 डेफिनेशंस करनी है और उसके साथ साथ हमने इसके रिव्यू एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस करने हैं। इंशाल्लाह आज उसको हम दोनों को इकट्ठा ही यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो बच्चे आपका जो चैप्टर नंबर 10 है स्मार्ट सिलेबस में, वो है जी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो सबसे पहली बात, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की डेफिनेशन आपको लिखी हुई नजर आ रही है, लेकिन बेटा आपके इस चैप्टर का जो नाम है वो भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ही है। आराम से बड़े प्यार से हम इस चैप्टर को लेकर चलेंगे ताकि अच्छी तरह से समझ आए, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अगले जितने आने वाले चैप्टर्स हैं उनमें काफ़ी चीज़ों के अंदर इनका इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होता रहेगा, ठीक है। तो बच्चे देखिए इसमें लिखा क्या हुआ है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है जी, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। मतलब ये कह रहा है कि आपकी दो ट्राइंगल्स जो है वो उस वक्त कॉन्ग्रुएंट होंगी जब आपके पास दो ट्राइंगल्स मौजूद हों, उन दोनों ट्राइंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो एक दूसरे के साथ लेंथ में भी इक्वल हो, मींस कि उनका साइज एक जैसा हो लेंथ वाइज, और उनके एंगल्स जो है वो भी एक जैसे हों। इसका मतलब ये है कि दो ट्राइंगल्स उस वक्त इक्वल होंगी कि अगर उनका साइज भी सेम हो और उसके साथ साथ उनकी शेप भी सेम हो। शेप कैसे सेम हो जाएगी? जब बेटा जी दोनों के एंगल्स ही एक जैसे होंगे, दोनों की साइड्स की लेंथ एक दूसरे के साथ इक्वल होगी, इट मींस कि वो उनकी शेप भी क्या होगी? एक जैसी होगी। इट मींस कि एक चीज आपने याद रखनी है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के लिए साइज एंड शेप मस्ट बी इक्वल या सिमिलर भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। बस सपोज करें कि आपके पास कोई दो ट्राइंगल्स हमने बना दी हैं। लीजिए ये दो ट्राइंगल्स हम यहाँ पर बना रहे हैं, ओके। ये एक ट्राइंगल ये आ गई, उसके बाद उसी साइज की एक ट्राइंगल जो है वो हम यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब कोरेस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ये है कि जो साइड आप यहां से पिक कर रहे हैं वही साइड आपने यहां से पिक करनी है, ठीक है। अब अगर आप यहां से ये साइड पिक करते हैं तो यहां से भी आपने यही साइड पिक करनी है। अगर इधर से ये तीसरी साइड ये वाली पिक करते हैं तो यहां से भी आपने यही साइड को पिक करना है। अब उसने कोरेस्पॉन्डिंग का कहा, यानी कि जो साइड इधर से वही साइड इधर से, दूसरी तो ये दूसरी, अगर ये तीसरी तो यहां से भी यही तीसरी होगी। इन तीनों की साइड्स की जो लेंथ है, अगर इस साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 2 होनी चाहिए, अगर इसकी 4 है तो इसकी 4 होनी चाहिए, अगर इसकी 6 है तो इसकी भी 6 होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि इनका आपस में कनेक्शन तो है, लेकिन इनकी दूसरी ट्राइंगल्स के साथ जो लेंथ है, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो लेंथ है वो भी सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। और दूसरा वो कह रहा है कि अगर हम देखें तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, यहां से ये एंगल लिया तो इधर से भी यही एंगल यूज करेंगे। अगर हमने यहां से इस एंगल की मेजरमेंट की है तो इधर से भी इसी एंगल की मेजरमेंट करेंगे। अगर इस एंगल की मेजरमेंट की है तो यहां से भी इसी ही एंगल की मेजरमेंट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन दो ट्राइंगल्स की, किसी भी दो ट्राइंगल्स की कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ और उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की मेजरमेंट, अगर ये दोनों चीजें सेम हैं, इट मींस कि दो ट्राइंगल की साइज और शेप दोनों सेम है, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगी। समझ आई कुछ बात? कि आपकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ भी सेम होनी चाहिए, ठीक है, और उसके साथ उनके एंगल्स की जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनकी जो मेजरमेंट है, जो हमने उनकी मेजरमेंट करनी है वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसी ट्राइंगल्स को क्या कहा जाता है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का नाम दिया जाता है। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है वो यहां पर पड़ी हुई हैं। उन डेफिनेशंस को कहा जाता है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट्स उनको कहा जाता है। अब बेटा जी मौजूआत जिन्हें हम कहते हैं, अब 5 तरह के पोस्टुलेट यहां पर यूज होंगे। पहला पोस्टुलेट, चलिए पोस्टुलेट आगे पीछे भी हो सकते हैं, साइड एंगल साइड, SAS पोस्टुलेट, ठीक है। या फिर इसको क्या लिखा जाएगा, इस तरह से आपके पेपर में आएगा SAS और फिर SAS। और ये जो साइन है हमारा, ये वाला, ये साइन हमारा यूज होता है कॉन्ग्रुएंट के लिए। जिस जो कॉन्ग्रुएंट्स की डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की, उसके लिए ये साइन हमारा यूज होता है। उसके बाद अगर हम यहां से दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा होगा जी एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट, या फिर इसको किस तरह से लिखेंगे, एंगल साइड एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड एंगल, ओके। फिर इसमें हमारे पास जो थर्ड होगा उसमें हम यूज करेंगे जी साइड 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 पोस्टुलेट, और कैसे आएगा, साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड, ठीक है जी। एक हो गया, जी हमारे पास साइड एंगल साइड हो गया, ठीक है जी। फिर हमारे पास एंगल साइड एंगल भी हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, साइड एंगल एंगल रह गया जी। एक हमारे पास रह गया जी साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट, और कैसे आएगा, साइड एंगल एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल एंगल। और लास्ट हमारे पास क्या होगा, HS। इसमें जो H है उसका मतलब है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मौजूद होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो बेटा जी ये 5 पोस्टुलेट्स जो हैं ये यूज होंगे आपके इस चैप्टर के अंदर, और ये आगे भी तरह तरह की डेफिनेशंस के अंदर इस्तेमाल होते रहेंगे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें इस्तेमाल होते रहेंगे। और कॉन्ग्रुएंट वर्ड का वर्ड आपने लाजमी याद रखना है, इससे इसको डिनोट किया जाता है। तो बेटा जी ये 5 आपके पोस्टुलेट्स हैं। इन 5 पोस्टुलेट्स को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और फिर इन्हीं को यूज करते हुए हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ रवाना हो जाएंगे, रवा दवा हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये जो डेफिनेशन है इसको जरा लाजमी लिख ले, किसी साइड पे किसी भी जगह पे खाली जगह देखकर ये डेफिनेशन आप लाजमी लिखे यहाँ पर। और हम अगर इसको नाम दे देते हैं ABC और इसको नाम दे देते हैं DEF, तो हम नीचे लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। तो या EDF जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो बेटा जी इस तरीके से आप इसकी एग्जांपल जो है वो भी आसानी से दे सकते हैं। एंड इज डिनोटेड बाय इज दिस सिंबल, बाय दिस सिंबल, ठीक है जी। तो फिलहाल ये जरा डेफिनेशन को नोट कर लें ताकि हम अपने बाकी पोस्टुलेट्स जो हैं वो कर सकें यहाँ पर। चले जी अब हम यहाँ पर हमारे बाकी पोस्टुलेट्स की तरफ बढ़ देते हैं। ले जी हमारे नेक्स्ट जो पहला पोस्टुलेट हम यहाँ पर यूज करेंगे वो है जी साइड एंगल साइड का पोस्टुलेट हम यहाँ से यूज करेंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन से पेज नंबर पर है। ये आप लोग बेटा जी पेज नंबर निकाल लें फटाफट से। ले जी ये आपका पेज नंबर है जी 185 पे आपका शुरू हो जाएगा चैप्टर, और 186 पे आपके पास जो डेफिनेशन सबसे नीचे जो आपको नजर आएगी, इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल, जरा गौर करें जहां पर आपको दो सबसे नीचे जो दो फिगर्स बनी हुई नजर आ रही हैं पेज नंबर 186 पर, और वो क्या है जी, इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स इफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। देखिए जरा हमारे पास पोस्टुलेट कौन सा है, SAS पोस्टुलेट है, ठीक है। बेटा याद रखना है कि जिन दो ट्रायंगल्स पर इन पांचों पोस्टुलेट्स में से कोई भी एक पोस्टुलेट अप्लाई हो जाएगा वो ट्रायंगल्स आपस में मस्ट है वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब यहां पर हमने कितनी ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डेंस लेनी है, इन करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, के दो ट्रायंगल्स के दरमियान में हमने करस्पॉन्डेंस लेनी है, ठीक है। तो डेफिनेशन हम यहीं से पढ़ लेते हैं। इफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी फिगर बनाऊं यहाँ पर, ठीक है जी, यहाँ पर हम एक छोटी सी फिगर बनाते हैं। ले जी बिल्कुल इसी तरह की हम एक फिगर यहाँ पर भी बना देते हैं, ठीक है बच्चे। तो अब वो कह रहा है कि जी दो साइड्स हैं
और उनके दरमियान में एक एंगल है। इट मींस कि इन दोनों ट्रायंगल्स में कोई दो साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपने चूज कर लेनी है। सपोज करें कि मैं यहां से ये साइड पकड़ लेता हूं तो इधर से भी मैं यही कोरस्पॉन्डिंग साइड पकड़ूंगा, और फिर मैं कहता हूं जी मैं यहां से दूसरी साइड ये पकड़ना चाह रहा हूं तो जी कि मैं यहां से भी यही साइड पकड़ूंगा। अब हमने कहा कि दो साइड्स के दरमियान वाला एंगल, अब मैं अगर उस एंगल को ये एंगल चूज करूंगा तो मैं इसको चूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों साइड्स के दरमियान में नहीं है। जिन दो साइड्स को आपने खुद से चूज कर लिया है उनके दरमियान वाला ही एंगल होना चाहिए, क्योंकि उसने क्या इन देयर इंक्लूडेड एंगल, जो इनके दरमियान में पड़ा, इनके दरमियान शामिल जो एंगल है, तो इसका मतलब इनके दरमियान में सिर्फ ये वाला एंगल जो है इनके दरमियान में शामिल है। ठीक है, तो वो कह रहे थे कि अगर क्या लिखा जी उसने कि if two sides and their included angle, ठीक है जी, and their included angle of one triangle are congruent कौन सा था जी, ये हमारी congruent की सिंबल है, congruent to the corresponding two sides and their included angle, यानी कि यहां से अगर ये साइड तो इधर से भी ये, यहां से ये साइड तो इधर से भी ये, यहां से ये एंगल तो इधर से भी यही एंगल होगा। तो वो कहते थे कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल किसी दूसरी ट्रायंगल की कोरेस्पॉन्डिंग टू साइड्स और उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगी, these two dells या ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये मैंने कॉन्ग्रुएंट के लिए सिंबल यूज कर ली। ठीक है जी, तो ये हमारा पहला पोस्टुलेट यहां पर पूरा हो जाता है। इट मींस कि इस पोस्टुलेट को हमने यहां से क्लियर कर लिया है। उसके बाद है जी ASA पोस्टुलेट, यानी कि ये वाला एंगल साइड एंगल। अब बड़ी सिंपल सी बात है बेटा कि साइड एंगल साइड में दो साइड्स के दरमियान इंक्लूडेड एंगल, यहां पर क्या होगा, दो एंगल्स के दरमियान इंक्लूडेड साइड, यानी कि जो डेफिनेशन आपने यहां पर पढ़ी है इसकी डेफिनेशन के अंदर जहां पर एंगल लिखा है वहां साइड लिख दें, और जहां पर साइड्स लिखा है वहां एंगल लिख दें, क्योंकि यहां पर था टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, यहां पर होगा टू एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड। तो इसकी अगर मैं डायग्राम बनाऊं ASA पोस्टुलेट के लिए, ASA पोस्टुलेट के लिए अगर मैं डायग्राम बनाऊं, अच्छा एक चीज याद रखनी है कि जो हमारी कोरेस्पॉन्डेंस है उसके लिए ये वाला सिंबल यूज होगा, ये सिंबल यूज होता है हमेशा कोरेस्पॉन्डेंस के लिए। ठीक है, ये आपको ऑप्शंस में भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए जब मैं यहाँ पर कोई डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है जी, एक जैसे दो डायग्राम्स हम यहाँ पर बना देते हैं। अब हमने यहाँ पर तो दो साइड और इंक्लूडेड एंगल लिया, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड लेनी है। तो सपोज कि एक एंगल यहाँ से लिया तो यहाँ से भी यही एंगल हम चूज करेंगे, और यहाँ से अगर ये एंगल लिया है तो इधर से भी यही एंगल चूज करेंगे। तो आप गौर करें कि इन दोनों एंगल्स के दरमियान में हमारी इंक्लूडेड साइड कौन सी है, ये वाली साइड हमारी इंक्लूडेड साइड है। ठीक है, ये वाली साइड हमारी क्या है, इंक्लूडेड साइड। तो कहते हैं जी दो ट्राइंगल्स की कोरेस्पॉन्डेंस में एक ट्राइंगल के दो एंगल्स और उनकी इंक्लूडेड साइड किसी दूसरी ट्राइंगल के कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनकी इंक्लूडेड साइड के कॉन्ग्रुएंट हो, इक्वल हो, तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। ठीक है जी, कोई दोनों डेफिनेशंस में फर्क नहीं है, एक की डेफिनेशन याद करें दूसरी अपने आप हो जाएगी। क्या करना है इसमें, क्या करना है जी, इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, यहां क्या करेंगे, इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू एंगल्स एंड their included side of one triangle is congruent to the corresponding two angles and their included side are congruent। ठीक है, ये डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है। क्या लिखा जी, in any correspondence of two triangles if one side and any two angles। ठीक है, यहां पे आप वर्डिंग चेंज करके ये भी लिख सकते हैं कि जी if टू एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड, इफ टू एंगल्स एंड देयर इंक्लूड, मतलब आप इसकी डेफिनेशन को याद करें। इसकी डेफिनेशन में जहां एंगल्स लिखा होगा, जहां एंगल लिखा होगा वहां साइड लिख दें, जहां साइड्स लिखा होगा वहां पे आप एंगल लिख दें, तो दोनों डेफिनेशन जो है वो एक ही डेफिनेशन से आपकी क्लियर हो जाएगी। तो वैसे एंगल साइड एंगल की जो डेफिनेशन है वो पेज नंबर 87 थ्योरम 10.1.1 की जो आपकी
क्या उसे कहते हैं जी, जो स्टेटमेंट है वो आपने याद करनी है। लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन को याद कर लें, जहां एंगल है वहां साइड कर दे और जहां साइड्स लिखा वहां एंगल लिख दे, तो आपकी ये डेफिनेशन भी इसके साथ ही क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है ये हो गई। वैसे बुक में जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो ये वाली लिखी हुई है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में हम यहां पर क्या लिखेंगे जी, देखते हैं जी इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। बेटा देखिए, अगर हम पिछले दोनों में देखें ना, तो पिछली दोनों में क्या थी डेफिनेशंस में, कोई ना इसमें साइड इंक्लूडेड थी, इसमें एंगल भी दो साइड के दरमियान इंक्लूड था। लेकिन यहां पर क्या है, साइड अलग है और दोनों एंगल्स जो हैं वो अलग हैं। तो डेफिनेशन पे गौर करें, कहता है जी इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स of one triangle are congruent to the corresponding side and any two angles of the other triangle। तो देखिए यहां से इसी तरह से अगर मैं यहां पर इसकी भी डायग्राम बनाऊं इधर, तो इसकी डायग्राम में हमारे पास क्या मौजूद है, यहां पर उसी तरह से इसी की एक और डायग्राम हम यहां पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने ये साइड ली है तो यहाँ से भी हम यही कोरेस्पॉन्डिंग साइड लेंगे, लेकिन यहाँ पर एंगल कोई अगले दो कंसीडर करने हैं। अब यहां से अगर ये एंगल कंसीडर करेंगे तो यहां से भी यही आ जाएगा। अगर मैं इस एंगल को यहां कंसीडर करता हूं तो ये तो दो एंगल्स के दरमियान में साइड आ जाएगी, जो कि हमारा ये वाला काम है। लेकिन यहां पर क्या है, साइड अलग है और दो एंगल्स अलग हैं, तो इट मींस कि इसको हम यहां से चूज नहीं करेंगे, हम यहां से इसको चूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो क्या लिखा जी, इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, ठीक है, if one side and any two angles of one triangle is congruent to the corresponding side and any two angles of the other triangle, then the triangles are called congruent triangles। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है? अगर कोई चीज ना समझ आई हो तो वीडियो को रिवर्स करके भी उसको दोबारा से सुन सकते हैं, और फिर भी अगर समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे बता देना है, ताकि मैं इन डेफिनेशंस को दोबारा से रिपीट कर दूं। ठीक है बच्चों, ले बेटा, तीन डेफिनेशंस हो गई हमारी। अब चौथी डेफिनेशन, लेकिन यहाँ पर तीसरी है, और वो हमारी है एस पोस्टुलेट, यानी कि यहाँ पर हमने तीनों जो हमारी साइड्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करनी है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको मिल जाएगी आपके पेज नंबर 192 पे मिल जाएगी। तो बेटा जी 192 पे क्या लिखा है, लिखा है जी इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, ठीक है, इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल। क्योंकि अब बात हो रही है सिर्फ साइड्स की, तो यहाँ पर तीनों साइड्स की ही हमने बात करनी है। अब देखिए मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बना रहा हूँ। अब तीनों साइड यानी कि एक कोरेस्पॉन्डिंग साइड तो दूसरी भी ये होगी। यहां से अगर दूसरी साइड ये ले रहे हैं तो इधर से भी दूसरी साइड यही लेंगे। कोरेस्पॉन्डिंग साइड लेनी है ना, जो यहां से वही वहां से। अगर यहां से तीसरी साइड है तो ये भी हमारी तीसरी साइड होगी यहां से। ठीक है, तो क्या लिखा, इन एनी कोरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स इफ थ्री साइड्स of one triangle are congruent to the corresponding three sides of the other triangle, then the triangles are called congruent triangles। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहां पर क्या था, दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल। यहां पर क्या था थी, दो एंगल्स और एक इंक्लूडेड साइड। यहां पर एक साइड और अगले कोई से दो एंगल, और यहां पर क्या बात करनी है, हमने तीनों साइड्स की बात करनी है। ठीक है जी, तो ये डेफिनेशन भी हमारी यहां पर पूरी हो गई। लास्ट रह गई हाइपोटेन्यूज साइड। तो जरा अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालें और मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी ट्रायंगल है जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज यूज होता है। तो बच्चे हमने हमेशा पढ़ा है कि हमारी जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इस तरह से जो बनी हुई ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, उसमें ये वाली जो साइड है इसको हम नाम देते हैं हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, इसको नाम क्या देते हैं जी, हाइपोटेन्यूज का। तो अगर आप अपनी डेफिनेशन पे गौर करें जो कि पेज नंबर 194 पर लिखी है, उसके अंदर भी यही बात वाज़ेह तौर पर की गई है कि इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आप देखें तो इसमें 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 और इसमें, यानी कि ये जो पहली चार डेफिनेशंस हैं, कहीं भी उसने राइट एंगल ट्रायंगल का जिक्र नहीं किया।
लेकिन इस डेफिनेशन के अंदर उसने राइट एंगल ट्राइंगल का जिक्र किया है। उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है क्योंकि इसके अंदर हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही यूज होता है। तो इस वजह से उसने यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 194 पे सबसे नीचे कि if in the correspondence of two right angled triangle the hypotenuse and one side। देखिए अगर मैं यहाँ पर दो बना देता हूँ, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बनाता हूँ एच एस पॉस्टुलेट के लिए, ठीक है, तो क्या होगी, एक ट्राइंगल कुछ इस तरह से बना देंगे हम, ये 90 का एंगल, दूसरी ट्राइंगल भी कुछ इसी तरह से हम बना देंगे, ठीक है, ये 90 का एंगल है। तो वो कह रहा है जी कि कहता है जी इफ द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, अब साइड इन दोनों में से कोई एक पिक करनी है, तो उसने ये नहीं कहा कि परपेंडिकुलरली पिक करना है या बेस पिक करनी है, उसने कहा बस अदर वन साइड। अब वन साइड, अब चले ये पिक कर लेते हैं, लीजिए यहां से अगर ये साइड पिक की है तो यहां से भी यही साइड पिक करेंगे हम। तो कहते हैं जी इफ द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द वन ट्राइंगल या of the first triangle is congruent to the corresponding side and the hypotenuse of a right angle triangle are congruent, then the triangles are congruent triangle। देखिए जरा क्या लिखा है, कहता है जी the hypotenuse and one side of one triangle are congruent to the hypotenuse and the corresponding side of the other। ठीक है, अदर मींस जो दूसरी ट्राइंगल यहाँ पर मौजूद है। तो हाइपोटेन्यूज तो हमने लेना है, लेकिन साइड आपने वही पिक करनी है, दोनों में सेम, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कोरेस्पोंडेंस की। तो जो चीज हम एक ट्राइंगल में पकड़ेंगे वही चीज हम दूसरी ट्राइंगल के अंदर भी पकड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी 5 की 5 डेफिनेशंस जो है वो यहाँ पर हो जाती हैं क्लियर। और इन 5 की 5 डेफिनेशंस में से 110% एक डेफिनेशन जो है वो लाजमी आती है। अब कैसे आएगी, व्हाट इज एसएएस पोस्टुलेट, या फिर व्हाट इज, इस तरह से आएगा आपको। ओके, तो दोनों तरीकों से आपको सवाल जो है वो पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। तो बच्चे मैं इसको यहाँ से अब रेज करने लगा हूँ, और इसके बाद फिर हम जो है अपनी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ काम करते हैं। उसके अंदर 4 क्वेश्चन हैं, उन्हीं को हमने करना है जी बच्चों। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है जी, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, 2, 3, 4, 5 ये हमारे स्मार्ट सिलेबस के अंदर मौजूद है। मेरे पीछे आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो लिखे हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये दोनों डायग्राम्स मैंने बनाई हैं अभी। तो आपने क्या करना है कि इन डायग्राम्स को देखते हुए बताना है कि हमारा एंगल एम एन और ए जो है ये किसके इक्वल है, और यहाँ से इस क्वेश्चन में आपने ये देखना है कि हमारा जो एक्स है वो किसके इक्वल है। ठीक है, तो जरा देखिए इसमें क्या है। देखिए बेटा, अगर आप अच्छी तरीके से गौर करें तो इन दोनों डायग्राम्स में कोई इतना फर्क नहीं है। ठीक है, बस हुआ क्या है कि ये जो हमारी डायग्राम है ये इस तरह से है, ओके, लेकिन इस डायग्राम को, ये जो हमारी इस तरह से डायग्राम मौजूद है उसको थोड़ा सा उसने क्या कर दिया, ले डाउन कर दिया। अब अगर इसी डायग्राम को, इस ले डाउन डायग्राम को मैं बिल्कुल सीधा ऐसे बना दूं, जैसे अगर हम यहाँ से देखें तो अगर इस डायग्राम को मैं कुछ इस तरह से बनाऊं, इसको मतलब सीधा खड़ा कर दूं इस डायग्राम को, तो ये हमारा जो एंगल है ये क्या होगा, ऐसे ऊपर, यानी कि 30 हमारा कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया, और यानी कि और ये बी हमारा क्या आ गया, ऊपर। इस डायग्राम को जब मैं ऐसे करूंगा तो ये 90 घूम के इस तरफ आ जाएगा, ये 90 आ गया, ठीक है जी। तो यहां से ये हमारा हो गया ए, ओके, और उसके बाद हमारे पास क्या है, ये भी एंगल घूमेगा और ये इस तरफ आ जाएगा, और यहाँ एंगल हमारा है 60 और इसको हम कहेंगे सी। अब अगर आप इन दोनों डायग्राम्स पर गौर करें अच्छे तरीके से, तो हमारा जो एंगल M है वो 30 है। तो अब देखें यहाँ कहाँ 30 है, ये हमारा 38 मींस कि हमारा जो एंगल M है वो किसके इक्वल है, एंगल B के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा जो एंगल है वो किसके इक्वल है जी, एंगल B के इक्वल है। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद हमने कहा जी एंगल N, ये हमारा N है 60, तो जरा ढूंढे यहाँ पर 60 कहाँ है, ये पड़ा हुआ 60। ठीक है जी, तो अगर ये हमारा 60 है, इट मींस कि हमारा एंगल N जो है वो किसके इक्वल है, एंगल C के इक्वल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये हमारा जो एंगल है वो किसके इक्वल है, C के इक्वल है। ठीक है जी, उसके बाद क्या हुआ जी, यहाँ 90 है, तो यहाँ से 90 कौन सा है जी, 90 ये वाला, तो A के इक्वल कौन सा होगा फिर, एंगल L। तो इट मींस कि यहाँ पर हमारे पास जो एंगल आ जाएगा, ठीक है, वो हमारा एंगल L होगा। ये जो हमारा एंगल है ना, एंगल के लिए हम हमेशा यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, क्योंकि ये L और एंगल का साइन तकरीबन सेम होता है, लेकिन आपने इसको यहाँ से ऐसे करना है और L जो है वो बिल्कुल यहाँ से सीधा। अच्छा जी, तो अब हमारे पास अगर हम यहाँ पर आ जाएं, ये तो हमारा हो गया, आपने इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे करना तो वो बिल्कुल उसके सेम हो जाएगी।
अगर इस डायग्राम में देखें तो इनमें भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अगर इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं, यानी कि इस डायग्राम को जब मैं घुमाऊंगा इसको, मतलब इस ऐसे आपने घुमाना, जरा इमेजिन करें इस तरीके से आपने घुमाना है इसको। जब इसको घुमाऊंगा तो ये वाला हिस्सा जो है, ये हिस्सा ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये पूरा आपने, यानी कि ये अपसाइड डाउन कर देना आपने। जैसे ही आप इसको अपसाइड डाउन करेंगे तो ये वाली जो चीज थी ये यहां पे आ गई। इट मींस कि ये कुछ इस तरह से हो गया ऐसे, और जब आपने इसको अपसाइड डाउन किया तो ये इस तरह से था, अब ये उल्टा आगे इस तरह से हो जाएगा, यानी कि ये इस तरह से ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसे। तो जब आपने इसको अपसाइड डाउन किया तो यहां से 80 आ गया इधर, यानी कि यहां पे हमारा क्या रह गया 80। जब आपने इसको अपसाइड डाउन किया तो ये चला गया आगे यहां पर, तो इधर हमारे पास आ गया 40, और ये 60 अपसाइड डाउन होके नीचे आ गया, तो यहां से आ गया 60। इट मींस के बी हमारा ऊपर चला गया, ए हमारा इधर आ गया, और सी जो ऊपर था वो आ गया नीचे। अब जरा गौर करें इस डायग्राम में और इस डायग्राम में, उसने कहा है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ए बी सी और एल एम एन कॉन्ग्रुएंट है। इट मींस कि इनके एंगल्स भी सेम है, इनके साइड्स की लेंथ भी सेम है। हमने फाइंड करना है x, तो हमारे पास x क्या है, x 80 80 है, 40 40 है, तो x बेटा किसके इक्वल होगा 60 के। यहां पे लिखेंगे फ्रॉम, यहां पे लिखेंगे हम फ्रॉम डेल्स ABC and LMN we can see that x degree is equal to 60 डिग्री। सिंपल काम आपने ये करना, ठीक है, कि हम डेल्स का मतलब फ्रॉम ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ये ट्राइंगल का साइन है, आगे एस उसकी प्लूरल के लिए। तो ये बेटा आपका छोटा सा जो है जी, ये आपका क्या है जी, 2 क्वेश्चंस हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके और रह गए, फटाफट से पहले इसको नोट कर ले, फिर हम अपना अगला काम करें जी बेटा। तो अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5, 4 एंड 5, जो आपको मेरी बैक साइड बोर्ड पे जो है वो लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। तो बेटा जी यहाँ पर उसने पहला जो क्वेश्चन नंबर 4 है लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बेटा अगर हम यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास 2 तरह की ट्रायंगल्स बन रही हैं, ए बी और डी, फिर हमारे पास बन रही है ए डी और सी, ठीक है। यहाँ पर हमें गिवन क्या लिखा गया है, गिवन क्या है कि हमारी जो ट्रायंगल ए बी डी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, वो बेटा जी कॉन्ग्रुएंट है ए डी और सी के, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब हमने चैप्टर के स्टार्ट में एक डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमने ये क्या कहा था कि हमारी सारी ट्रायंगल्स जो है, जो कॉन्ग्रुएंट 2 ट्रायंगल्स होती है, उनकी हर चीज, उनकी साइज, उनकी शेप, उनके एंगल्स और उनकी साइड्स की जो लेंथ है वो सब के सब सेम होते हैं। इट मींस कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है, ठीक है। ये इसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब इधर क्या है 55 है, 55 डिग्री इज इक्वल टू, इधर आपका 55 है और इधर क्या है 5x प्लस 5। आपने x की वैल्यू निकालनी है तो 5 प्लस इधर आकर हो जाएगा माइनस, ये 55 माइनस 5 इज इक्वल टू 5x। बेटा ये आपका होगा 50 इज इक्वल टू 5x। 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बच्चे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 10। ये आपके पास पहली वैल्यू जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद हमारे पास हमने क्या करना है, अब हमारे पास क्या है जी, इन दिस नाउ अगर इनके साइड, इनके एंगल्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल है तो इनकी साइड्स भी इक्वल होंगी। इट मींस के बी डी साइड जो है वो डी सी के इक्वल होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मेजर एंगल बी डी इज इक्वल टू मेजर एंगल डी सी, सॉरी मेजर साइड। तो बेटा बी डी क्या है आपका 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 2m प्लस 6। तो बेटा ये प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा, ठीक है, 6 इधर ही रहेगा, 3 प्लस उधर जाके माइनस इधर जाके प्लस हो गया। तो बेटा 5 माइनस 2 3m, 6 प्लस 3 9। अब 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा तो 9 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगी 3। तो ये 2 अननोन वैल्यूज थी इनके अंदर जो हमने फाइंड करनी थी। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास m की वैल्यू भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है बच्चे। ये सवाल हमारा यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब रह गई इसकी बारी। तो इसमें से भी अननोन वैल्यूज क्या क्या है, सॉरी x y और z, ये 2 अननोन वैल्यूज हैं जी हमारे पास।
तो बेटा हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम इसको भी देखें तो इसको अगर हम थोड़ा सा इस तरह से घुमा लें, तो इसको जब हम थोड़ा सा इस तरह से घुमाएंगे, उसने पहले ऊपर क्या दिया कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस कि दोनों एक जैसी हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ से रोटेट करें तो ये बिल्कुल ऐसी सेम टू सेम डायग्राम बन जाएगी। तो यहाँ पर फिर हम क्या लिखेंगे, अगर जरा चले रोटेट कर लेते हैं इसको इस तरह से, ये ऐसे डायग्राम है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, इस डायग्राम को ऐसे करते हैं। जब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम जो हमारी ऊपर वाली डायग्राम है बिल्कुल ऐसा। आपने ये बनानी नहीं है, ये मैं बस वैसे बनाकर दिखा रहा हूँ आपको कि आपकी ये जो साइड है, इस साइड को मैंने ऐसे कर दिया, ये x, ये 5, ये आपका 4, ये 90 का एंगल, ठीक है, ये आपका जी Q P और ये R, सब कुछ सेम वैसे ही है, सिर्फ उसको थोड़ा सा घुमा दिया हमने। अगर हम इन दोनों में देखें तो यहाँ लिखेंगे इन यहाँ पे लिखे हैं गिवन पे, बल्कि हम इधर लिखते हैं गिवन जो हमें दिया गया है, गिवन ये दिया गया है कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, डेल ए बी सी। सो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो पी क्यू है, पी क्यू फिर किसके इक्वल होगा, हमारा यहाँ से ए बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो बी क्यू क्या है x और ए बी क्या है 3 सेंटीमीटर, तो ये बेटा हमारे पास x की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम अगर यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ पे लिखें जी एंड या नाउ, जो भी आप लिखना चाहें वो बेटा जी, यहाँ से क्यू आर और यहाँ से क्या होगा बी सी, यहाँ से आ जाएगा मेजर एंगल, मेजर क्यू आर इज इक्वल टू मेजर बी सी। क्यू आर क्या है आपका 4 सेंटीमीटर और बेटा जी बी सी क्या है आपका जी। तो ये आपकी कौन सी वैल्यू आ गई है, ये आपकी जी की वैल्यू आ गई। उसके बाद बेटा जी आखिरी वैल्यू रह गई, ये वाली ए सी किसके इक्वल होगा, पी आर के। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड मेजर ए सी इज इक्वल टू मेजर पी आर। तो ए सी क्या है आपका y-1, ठीक है, और बेटा जी पी आर क्या है आपका 5, तो 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5 + 1, तो y की वैल्यू बच्चे क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया जी, सेंटीमीटर में आंसर आ गया, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपके पास ये आंसर्स जो हैं वो मौजूद हैं, फटाफट से इसको नोट कर लें ताकि हम अपनी आखिरी डिस्कशन कर सकें। ले बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा है, हमारे स्मार्ट सिलेबस का हमने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा है, और जो जो चीज़ें हमारे स्मार्ट सिलेबस में हमें कही गई थी वो हमने यहाँ पे आज सारी कंप्लीट कर ली हैं इस चैप्टर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। तो बस इस चीज़ को याद रखना है कि इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है दो ट्रायंगल्स की, यानी कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं, और उसके बाद हमने 5 पोस्टुलेट्स पढ़े हैं, और फिर हमने रिव्यू एक्सरसाइज। तो ये 5 पोस्टुलेट्स जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं। इनके अंदर से कोई ना कोई एक डेफिनेशन जो है वो लाजमी बोर्ड के पेपर में आती है, 110% 200% आती है। तो अच्छे तरीके से इन डेफिनेशंस को याद कर लीजिएगा, इन रिव्यू एक्सरसाइजेस को देख लीजिएगा, कॉन्ग्रुएंट का मतलब याद रखिएगा कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं, ठीक है बच्चों। तो बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में जब हाजिर होंगे हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 11 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। सो बेटा मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।